नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले के लेक्चर में हमने ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ा और आरबीसी के बारे में पढ़ा। छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, रक्त प्लाज्मा की बात करें तो मैंने कहा था उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। पचे हुए भोजन, हॉर्मोन्स, जो उत्सर्जित पदार्थ है, शरीर को एक अंग से दूसरे अंग तक संवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम ही क्या है, रक्त प्लाज्मा का है। रक्त प्लाज्मा है वो क्या है, हल्के पीले रंग का होता है और वो पीला रंग बिलीरुबिन के कारण आता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा अपने रक्त का कितने प्रतिशत होता है, तो उसका आंसर देना होता है 55% होता है। फिर रक्त प्लाज्मा में क्या क्या, कौन कौन कितने प्रतिशत होते हैं, तो अपने को पता है पानी होता है वो 90%, प्रोटीन होती है वो 7% और अन्य जैसे ग्लूकोज हो गया, मिनरल हो गया, साल्ट हो गए, वो कितने 3% होते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सी थी, तो मैंने कुछ प्रोटीन्स बताई थी जो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है, जैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, है ना। तो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन थी, उसके बारे में आपको बताया गया था। इन्हें क्लोट प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, सहायता करती है। रक्त का थक्का कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे किसमें, प्लेटलेट्स में। फिर अपने ने देखा कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। फिर ब्लड प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सेरम कहलाता है। तो ये कुछ बातें थी जो किससे संबंधित थी, रक्त प्लाज्मा से संबंधित थी। फिर अपने ने स्टार्ट किया था आरबीसी, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, है ना। लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, रुधिराणु, इन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब लाल होता है और साइट का मतलब क्या होता है, कणिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो उसका आंसर होता है अस्थिमज्जा में। जबकि भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। मृत्यु कहाँ होती है, तो उसका आंसर होता है स्प्लीन में, प्लीहा में। इसे ही हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, आरबीसी का कब्रगाह या रक्त का कब्रगाह कहते हैं। किसको, स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को। संख्या कितनी होती है, 4 से 5 मिलियन पर 100 ml ब्लड में। तो ये सारी बातें अपने ने आरबीसी से संबंधित देखी थी। कुछ बातें और भी देखी थी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट व लामा होता है उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा एक प्रकार का ऊंट ही होता है जो छोटा होता है लेकिन पहाड़ों पे चलने वाला, जिसे हम पहाड़ी ऊंट भी बोलते हैं। ये क्या है, पहाड़ों पे चल सकता है, इसे पहाड़ी ऊंट भी बोलते हैं। एक तो कैमल हो गया जो रेगिस्तान में चलता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। एक होता है लामा, अपना जो ऊंट होता है ना उससे थोड़ा सा साइज कम होता है और ये पहाड़ों पे चल सकता है, इसलिए इसको पहाड़ी ऊंट कहा जाता है, लामा को। इसकी आरबीसी में भी क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। तो आरबीसी से ऐसे अपने ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे। ठीक है, अब देखो कुछ अच्छे पॉइंट्स आज हम करते हैं। पॉइंट क्या है, देखो आरबीसी में, आरबीसी जो है ना, आरबीसी इसमें एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। अब कभी भी हीमोग्लोबिन आएगा ना तो मैं HB शॉर्ट में लिखूंगा, इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, HB, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, आरबीसी में। और क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन का कौन सा भाग है जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। तो देखो, आरबीसी का जो रंग होता है ना, या अपने जो रक्त होता है ना, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। वो किसके कारण, तो उसका आंसर होता है आरबीसी में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का कौन सा भाग है, कौन सा भाग है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो देखो, हीमोग्लोबिन है ना, इसको मैं 2 भागों में बांटता हूं। एक हो गया हिम, एक हो गया हिम, और एक हो गया ग्लोबिन, एक हो गया आपके ग्लोबिन। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को मैंने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। एक हो गया हिम और एक हो गया ग्लोबिन।
ये जो हिम है ना, ये हिम दोस्तों, ये क्या है? ये लोह युक्त यौगिक है, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक लोह युक्त यौगिक है जो कि एक रंजक की तरह, रंजक मतलब डाई की तरह काम करता है, जिसके कारण अपने रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। समझ में आई बात? तो हीमोग्लोबिन के किस भाग के कारण? हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना है, हिम और ग्लोबिन। ये हिम है ना, एक लोह युक्त यौगिक है और एक प्रकार का रंजक है। ये क्या है? डाई है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त का जो रंग होता है ना, रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है, रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन के हिम भाग के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये बात समझ में आई? अब बात आती है ग्लोबिन, ये क्या है? तो ये एक प्रोटीन है। एक क्या है? प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है? गोल व रेशेदार प्रोटीन है। ठीक है, ऐसे गोल है और इसके अंदर ऐसे ऐसे रेशे हैं, ये गोल रेशेदार प्रोटीन होती है ग्लोबिन। इस प्रोटीन का नाम होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना? ग्लोबुलर प्रोटीन भी इसे कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन भी इसको क्या है? हम कहते हैं। तो देखो, हीमोग्लोबिन अपनी आरबीसी में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन है जो दो चीजों से मिलकर बनी है, हिम और ग्लोबिन। हिम है वो लोह युक्त यौगिक है, एक प्रकार का रंजक है जिसके कारण अपने रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और ग्लोबिन है वो एक प्रकार की प्रोटीन है, कैसी? गोल और रेशेयुक्त प्रोटीन है, जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहते हैं। समझ में आई? का यहां तक कहानी समझ में आई? अब देखो, हम श्वास लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, वो क्या है? हीमोग्लोबिन से जाके क्या होती है? जुड़ जाती है और एक प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सीजन बाद में क्या है? ग्लूकोज के साथ में क्रिया करके अपने को ऊर्जा देती है। कैसे ऊर्जा देती है वो भी हम अच्छे से सीखेंगे, है ना दोस्तों? उससे पहले अपने देखते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है वो अपने शरीर में होती कितनी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, उससे पहले अपने को ये देखना है। तो देखो, हीमोग्लोबिन की मैं मात्रा की बात करूं ना, तो पुरुषों की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? मेल की। पुरुषों की बात करूं तो हीमोग्लोबिन होती है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रक्त। जबकि मैं महिला की बात करूं ना, किसकी? महिला की, फीमेल की बात करूं, फीमेल की बात करूं तो ये होती है 11 से 14 ग्राम प्रति 100 ml रक्त। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा होती है महिलाओं की तुलना में, इस रेंज में होती है, और महिलाओं में इस रेंज में होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कितनी कम हो जाए, किससे कम हो जाए कि अपने को एनीमिया रोग हो जाए? तो उसका आंसर होता है, तो देखो एक नोट है, बड़ा शानदार नोट है और पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। यदि HB का मतलब क्या हो गया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम प्रति 100 ml से कम हो जाए, तो एक रोग हो जाता है और उस रोग को हम बोलते हैं एनीमिया, जिसे हम बोलते हैं रक्त क्षीणता, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है ना, तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है शरीर में। अपने को कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी, पुरुषों में कितने होते हैं, महिलाओं में कितने होते हैं, और कितनी कम हो जाए तो अपने को क्या हो जाए? एनीमिया हो जाए। आई थिंक साथ साथ में आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, समझते हुए चलो, पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। अब देखो, कुछ अच्छी बातें और बताता हूं इस हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से सिंपल क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन के कारण किसके रक्त का रंग लाल होता है, ये वो सिंपल क्वेश्चन थे। पूछते हीमोग्लोबिन के किस भाग के कारण रक्त का रंग लाल होता है, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है। देखो, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन समझना पहले, है ना, बाद में उतारना। इसके सामने अगर 3 गैसें आ जाए ना, कौन सी? जैसे एक ऑक्सीजन आ गई,
एक कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और एक कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। इसके सामने मान लो 3 गैसें आ जाए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन का जो सबसे ज्यादा लगाव होता है ना, जो सबसे ज्यादा बंधुता जिसको हम बोलते हैं एफिनिटी, लगाव, वो किस गैस के साथ होता है? तो उसका आंसर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर छोड़ दें तो हीमोग्लोबिन का सबसे अधिक लगाव, बंधुता किस गैस के साथ होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे कम लगाव इन तीनों गैसों में देखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ में होती है। कहने का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा लगाव, एफिनिटी है, वो किस गैस के साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे कम लगाव ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लगाव है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से तो कम होगी और ऑक्सीजन से क्या होगी? ज्यादा। ऑक्सीजन से क्या होगा? ज्यादा। तो देखो एक ऑर्डर बनता है, एक ऑर्डर का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? यहां मैं ऐसे लिखता हूं, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ये क्या है? यहां पे एक मैं वर्ड लिख देता हूं, एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ Hb, यानी Hb मतलब हीमोग्लोबिन की बंधुता, यानी हीमोग्लोबिन का लगाव, हीमोग्लोबिन की जुड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है और सबसे कम ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा कम और ऑक्सीजन से ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से तो कम है और ऑक्सीजन से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? एक तो ये ऑर्डर पूछते हैं, दूसरा अपने से क्या है? अनुपात पूछते हैं कि लगाव है वो किस अनुपात में है। कैसे? देखो दोस्तों, यहां मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिख देता हूं, यहां मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूं और यहां मैं क्या लिख देता हूं? ऑक्सीजन लिख देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देखो किस अनुपात में लगाव होता है? तो यह अनुपात होता है 200:20:1, यानी ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज्यादा क्या है? लगाव है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की। और CO2 है वो ऑक्सीजन की तुलना में कितना? 20 गुना। तो देखो अनुपात में आपसे लगाव पूछ ले तो ये है, और ये इससे पूछ ले सबसे ज्यादा किसका है तो ये है। यहां तक कहानी समझ में आई कि हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा एफिनिटी, लगाव, जुड़ने की जो क्षमता है वो किस गैस के साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। ऑक्सीजन की तुलना में कितनी? 200 गुना। ये बात समझ में आई? इसको नोट कर लिया आपने? आगे चले, आगे चलते हैं। देखो तो देखो यहां पे क्या है, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि जैसे देखो दोस्तों, ये है हीमोग्लोबिन, ये क्या है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को है ना, इस हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन को क्या मिल गई? ऑक्सीजन। तो ये प्रोडक्ट बनाती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो एक उत्पाद बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। भाई देखो अपना नाक है, अपने ने क्या ली? नाक के माध्यम से श्वास ली। वो श्वास है वो वायु नलिकाएं से किस में चली गई? अपने फेफड़ों में। ठीक है? और फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, उसमें ऑक्सीजन घुल जाती है, रक्त के साथ में ऑक्सीजन घुल जाती है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। फिर वो ऑक्सीजन क्या होती है? अपने शरीर में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है? और अपने शरीर में भोजन का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज के रूप में। भाई जो अपने भोजन करते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे अपने ने, उसमें यही था, भोजन बनता है। और ये ऑक्सीजन क्या होती है? हीमोग्लोबिन से इसको क्या है? मिल जाती है। ठीक है? फिर किसका निर्माण होता है? फिर निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और किसका निर्माण होता है? जल का। और किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। ठीक है? किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का।
और ये ऊर्जा किस रूप में मिलती है अपने को? ये ऊर्जा है किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। कहने का मतलब क्या है? ग्लूकोज है, ये हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिली, इसे ऑक्सीजन अपने को ग्लूकोज के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकल जाती है सांस के साथ में। ये जल बनता है, ये जल होता है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये जो ऊर्जा होती है वो अपने शरीर को मिलती है, मस्तिष्क को मिलती है। किस रूप में मिलती है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती है? इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कोशिका की ये ऊर्जा इकाई है। अपने जब श्वसन पढ़ेंगे ना, श्वसन तंत्र, तब ये इक्वेशन मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं ऑक्सीजन कैसे क्रिया करती है और कैसे अपने को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये तो बातें यहां तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि भाई हीमोग्लोबिन है। अभी मोटी मोटी बात इतनी ध्यान रखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके उत्पाद बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन देखो अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात आएगी, काफी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, आप कोयला जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, यानी आप कार्बनिक पदार्थ जलाते हो। यदि कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, अगर कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिले, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सी गैस बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, कौन सी गैस बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिले तो ये कैसी गैस बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। तो देखो, रात को क्या है, अंधेरे बंद कमरे में अपने क्या है, कोयला या अंगीठी जला के सो जाते हैं, और सुबह व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। ऐसा क्यों होता है? उस समय क्या होता है, रात के समय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, वो कोयला जलेगा, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, और उस कार्बन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण किस गैस का निर्माण होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का निर्माण होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या खासियत होती है? हीमोग्लोबिन की क्या खासियत होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन का लगाव क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और एक उत्पाद बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये इतना खतरनाक उत्पाद होता है कि अपने शरीर में जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। टिश्यू को ये नष्ट कर देता है। व्यक्ति की दम घुटने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। समझ में आई बात दोस्तों? कार्बन को अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पर्याप्त मात्रा नहीं मिली तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और हीमोग्लोबिन का लगाव सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ होता है, और एक उत्पाद बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और यह एक प्रकार की विषैली गैस है। ठीक है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक विषैला उत्पाद है जो अपने शरीर में ऊतकों को नष्ट कर देता है। व्यक्ति की दम घुटने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि रात के समय बंद कमरे में कोयला या अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने शरीर में? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बहुत बार सुनते हैं ना अखबारों में और में कैसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये बात समझ में आई? तो ये कहानी किसकी थी? हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कहानियां थी। यहां तक कहानी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, इतनी बातें आरबीसी से रिलेटेड है। तो अपने ने देखो क्या क्या पढ़ा है ना? अपने ने इतनी बातें पढ़ी हैं कि अपने ने हीमोग्लोबिन पढ़ा, हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी, हीमोग्लोबिन का लगाव सबसे ज्यादा किस गैस के साथ में? ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, जो अपने ऊतकों को नष्ट कर देता है। तो देखो, एक नोट लिखना है, बंद कमरे में कोयला या अंगीठी
अंगीठी जलाकर, बंद कमरे में कोयला या अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। बंद कमरे में कोयला या अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। यहां तक कहानी समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। यहां तक कहानी अच्छे से समझ में आई। अब देखो आरबीसी से संबंधित कोई और अच्छी बातें देखते हैं। देखो अच्छे से पढ़ाऊंगा आरबीसी, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। देखो आरबीसी से संबंधित रोग हैं, आरबीसी से संबंधित डिजीज देखते हैं, डिजीज जिसे हम कहते हैं रोग। आरबीसी से संबंधित अपने डिजीज देखते हैं, रोग देखते हैं। देखो अगर अपने शरीर में आरबीसी की क्या हो गई, आरबीसी की कमी हो गई, आरबीसी की कमी हो गई तो अपने को रोग हो जाता है एनीमिया। रोग क्या हो जाता है? एनीमिया। शरीर में अगर आरबीसी की कमी होने लग गई तो रोग क्या होगा? एनीमिया। ठीक है, तो उल्टा भी तो हो सकता है बिल्कुल। शरीर में अगर आरबीसी की कमी की जगह अधिकता हो गई, यदि आरबीसी ज्यादा हो गई, अधिकता, तो अपने को हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। अपने को क्या हो जाता है? पॉलीसाइथीमिया। बात समझ में आई दोस्तों? आरबीसी की कमी से रोग होगा एनीमिया, और आरबीसी की अधिकता से रोग होने लग जाता है पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त क्षीणता। एनीमिया को हम क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता भी कहते हैं या रक्त अल्पता भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलीसाइथीमिया है ना, इसमें क्या होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ने लग जाती है, आरबीसी क्या होने लग जाती है? फटने लग जाती है, आरबीसी फटने लग जाती है। आपका जो रक्त है वो क्या हो जाता है? खराब, रक्त खराब हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? आरबीसी फटने लग जाती है, रक्त खराब हो जाता है। आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, त्वचा पर क्या होता है? त्वचा पर काले काले धब्बे हो जाते हैं, काले काले स्पॉट्स, धब्बे क्या हैं? हो जाते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? आरबीसी की अधिकता से रोग होता है पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी फटने लग जाती है, रक्त खराब हो जाता है, स्किन पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। ये रोग समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट किया अच्छे से? एक और रोग देखें आरबीसी से रिलेटेड, एक रोग और देखते हैं। आरबीसी से संबंधित अपने ने रोग देख रहे थे, एक रोग और है जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। देखो जो सिकल सेल एनीमिया है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? हशियाकार रोग बोलते हैं। इसे ही हम हाल्फ मून डिजीज बोलते हैं। इस रोग में होता क्या है दोस्तों? आरबीसी होती है ना, आरबीसी कैसी होती है? जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई तो गोलाकार की होती है, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो हशियाकार की होती है, सॉरी आपके द्विअवतल आकार की होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? आरबीसी ऐसे हशियाकार की हो जाती है, ऐसे ऐसे हशियाकार हो जाएगी, यानी आधे चंद्र के आकार की हो जाएगी, इसलिए इसे हाल्फ मून डिजीज भी बोलते हैं। और ये जो रोग है ना, कौन सा? सिकल सेल एनीमिया, हशियाकार रोग, ये एक आनुवंशिकी रोग है, आनुवंशिकी रोग भी है, आनुवंशिकी रोग है, एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। तो किसके कारण हो सकती है जेनेटिक डिजीज? मोस्टली 3 कारणों के कारण ये हो सकती है, 3 प्रकार के कारणों के कारण हो सकती है। कैसे? या तो आपके डीएनए में कुछ ना कुछ कमी आ जाए,
या आपके जीन में कुछ ना कुछ कमी आ जाए, या आपके जो क्रोमोसोम है, आपके जो गुणसूत्र हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाए। इसके कारण क्या हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। डीएनए के कमी के कारण भी हो सकता है, जीन है उनके कमी के कारण भी हो सकता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र की कमी के कारण भी हो सकता है। तो देखो सिकल सेल एनीमिया जिसे हशियाकार रोग बोलते हैं, इसमें आरबीसी की जो आकृति है वो हशियाकार हो जाती है, जिसे हाफमून डिजीज भी बोलते हैं। यह एक आनुवांशिकी रोग है। डीएनए, जीन, क्रोमोसोम इनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट के कारण ये रोग हो जाता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? ठीक है, ये थी बातें किससे संबंधित? आरबीसी से संबंधित। इतनी बातें आरबीसी से संबंधित मैंने आपको बताई हैं, इनको ध्यान में रखना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपने पढ़ रहे थे ब्लड कोर्पसल्स, जिसमें अपने ने आरबीसी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त रुधिराणु, या इसे हम श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। व्हाइट ब्लड, इसे हम सेल्स भी कह सकते हैं। श्वेत रक्त रुधिराणु, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं। व्हाइट ब्लड कोर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त रुधिराणु, कोशिकाएं, कणिकाएं भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है खोज किसने की थी? इनकी खोज किसने की थी? तो साइंटिस्ट का नाम था एंड्रल व एडिशन। साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंड्रल और एडिशन। तो सर एक बात तो बताओ, आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी में अगर नहीं लिखवाया है तो ध्यान रखना, आरबीसी की खोज की थी एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, आप नोट कर लेना उसमें। ठीक है, ये बात समझ में आई। सर अब बताओ इसकी संख्या कितनी होती है? आरबीसी की तो संख्या होती है 40 से 50 लाख, एक एवरेज बताया था मैंने आपको, और इसमें होती है इस संख्या इसकी 6000 से 10,000 प्रति 100 ml रक्त, यानी ब्लड में। प्रति 100 ml रक्त में 6000 से 10,000 क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, फिर बात आती है, नेक्स्ट देखते हैं। तो पहली बात, खोज किसने की थी? एंड्रल व एडिशन ने। संख्या 6000 से 10,000 प्रति 100 ml रक्त। आगे चले हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो अपना क्वेश्चन बनता है इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो उसका आंसर होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोन मेरो। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। ठीक है, लेकिन आपने देखा था आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में हो रहा था, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में कहां पे हो रहा था? यकृत में, लीवर में। यानी जो भ्रूण होता है, भ्रूणीय अवस्था में जो बच्चे में आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत, लीवर में होती है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी का निर्माण है वो किस में होगा? तो उसका आंसर होता है थाइमस ग्लैंड। किस में होता है? थाइमस ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि।
तो ध्यान रखना भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण है ना वो थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्रंथि में होता है। थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्रंथि में होता है। देखो बचपन में क्या है, अपने हृदय का ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना ये थाइमस ग्रंथि क्या होती है, खत्म होती जाती है। यही जो थाइमस ग्रंथि है ना, थाइमस ग्लैंड, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे ना, ग्रंथियां, तब इसका रोल बताऊंगा। ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज में अस्थि में जो निर्माण है डब्ल्यूबीसी का वो किस में होता है, थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्लैंड में होता है। यहां तक कहानी समझ में आई। आगे चले तो बात आती है इसकी मृत्यु कहां पे होती है। तो मृत्यु देखो आरबीसी की मृत्यु कहां होगी, स्प्लीन में। तो सर डब्ल्यूबीसी की मृत्यु भी स्प्लीन में नहीं, गलत। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। किसमें, ब्लड में, रक्त में ही हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, नहीं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक वो पाया जाता है। यहां तक पॉइंट समझ में आए क्या दोस्तों। एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल भी बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं, इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है। इसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, सफेद, साइट का मतलब होता है कोशिका, कणिका। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। खोज किसने की थी, एंड्रल व एडिशन ने। संख्या कितनी होती है, 6000 से 10000। निर्माण अस्थि मज्जा में, जबकि मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्रंथि में होता है और आरबीसी में केंद्रक होता है, वो पाया जाता है। ठीक है, यहां तक बातें अच्छे से समझ में आ गई और याद भी हो गई है। फंक्शन की मैं बात करूं, इसके फंक्शन की मैं बात करूं, इसके कार्य की मैं बात करूं, तो क्या है इसका कार्य। शरीर को छोटे मोटे रोगों से बचाने में ये सहायता करती है। कौन, डब्ल्यूबीसी। यानी शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूती प्रदान करती है। शरीर को रोगों से ये बचाती है, रोगों से बचाती है। अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करती है, ये उसको मजबूत बनाती है। यह उसको मजबूत बनाती है। प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को ये क्या करती है, मजबूत बनाती है। ये कहानी समझ में आई। मृत्यु रक्त में, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कार्य शरीर को रोगों से बचाती है। प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को क्या करती है, यह मजबूत बनाती है। कौन, डब्ल्यूबीसी। अच्छा, अपने को छोटे मोटे रोगों से बचाती है, अपने को ये छोटे मोटे रोगों से बचाती है। इसलिए देखो डब्ल्यूबीसी को क्या है, देखो पुलिस है वो बुरे लोगों से बचाती है, पुलिस है वो बुरे लोगों से बचाती है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी बुरे रोगों से बचाती है छोटे मोटे। इसलिए इसको हम मानव शरीर का पॉलिसमैन कहते हैं। आरबीसी को मानव शरीर का पॉलिसमैन कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का पॉलिसमैन कहा जाता है। इसे हम पॉलिसमैन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का पॉलिसमैन भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है ना, तो इसे इम्यून सेल्स भी कहा जाता है। इसे हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं। प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है ये अपने को छोटे मोटे रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसे हम गार्ड सेल भी कहते हैं।
गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं भी इसको कहा जाता है। ये बात समझ में आई दोस्तों, इसको नोट कीजिए, फिर और आगे चलते हैं। यहाँ तक कहानी आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आई होगी। एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। देखो क्या बात बताई दोस्तों, WBC है, इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड कोपसेल्स कहते हैं, है ना। श्वेत रक्त कोशिकाएं या इसे श्वेत रक्त रुधिराणु भी कहते हैं। खोज की थी एंड्रल व एडिसन ने, और RBC की खोज की थी AV ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। संख्या होती है 6000 से 10,000 प्रति 100 ml रक्त में। निर्माण होता है इसका अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में, और भ्रूणीय अवस्था में इसका जो निर्माण होता है वो किस में होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, मृत्यु रक्त में हो जाती है। WBC में क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कार्य क्या है, शरीर को रोगों से बचाना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना, रोग मतलब छोटे मोटे रोगों से बचाना। ठीक है, WBC है इसलिए WBC को हम मानव शरीर का पॉलिशमैन भी कहते हैं, पुलिसमैन, है ना। और इसे इम्यून सेल्स भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा कोशिका भी कहा जाता है, इसे हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। आगे चलें तो सर एक क्वेश्चन तो ये बताओ, जैसे RBC का जो आकार है वो जब RBC का आकार है जब ऑक्सीजन से नहीं जुड़ी हुई होती है तो गोल होता है, और ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हो तो क्या होगा, द्विअवतल, है ना, बाइकॉनकेव। तो WBC का आकार क्या होगा, WBC का आकार क्या होगा, तो उसका आंसर होता है, इसका आकार होता है अनियमित आकार होता है इसका इर्रेगुलर शेप होता है, इर्रेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है इसका, इर्रेगुलर शेप होता है, अनियमित आकार होता है। किसका, WBC का। या इसे हम बोल देते हैं, इसका आकार होता है वो अमीबा शेप होता है, अमीबा आकार होता है। ये क्या चीज है सर, अमीबा होता है ना, एक यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है ये, एक कोशिकीय जीव है ये, एक कोशिकीय जीव है। कौन, अमीबा। ठीक है, जो अपना आकार क्या है बदलता रहता है, यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो RBC WBC भी क्या है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होती, आकार बदलती है, इसलिए इसका क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है, अनियमित क्या होता है, आकार होता है। ठीक है, एक बात और अच्छी बताता हूं, देखो RBC की बात करें, RBC तो मलेरिया रोग होता है ना, मलेरिया रोग में क्या होता है, RBC क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, WBC की बात करें ना, WBC की, तो टाइफाइड हो गया, आपके HIV हो गया, यानी एड्स हो गया, उसमें इस रोग में क्या होगा, इस रोग में WBC क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, और प्लेटलेट्स की बात करें तो डेंगू फीवर बताया भी था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेंगू फीवर जिसे हम बोलते हैं डेंगू ज्वर में क्या होता है, प्लेटलेट्स ये क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम, है ना। प्लेटलेट्स PT लिखा है मैंने शॉर्ट में, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नोट कीजिए इसे। यहां तक बात समझ में आई। एक अच्छा सा पॉइंट और बताता हूं, देखो अपने शरीर में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं का विभाजन होता है,
अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन पढ़ेंगे अपने, है ना। कोशिकाओं के विभाजन के कारण ही क्या होती है, हम में विभिन्नताएं पाई जाती है, वेरिएशंस पाए जाते हैं। हमारे जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं कोशिका विभाजन के कारण ही, ठीक है। तो देखो WBC भी क्या है, कोशिका है। अगर WBC में अनियमित कोशिका विभाजन होने लग जाए, यानी WBC अनियमित रूप से क्या होने लग जाए, विभाजित होने लग जाए, तो अपने को एक रोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर भी कहते हैं। तो देखो एक नोट लिखना है, क्या नोट लिखना है दोस्तों, नोट है कि WBC का अनियमित विभाजन, जिसे हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड, या अनियमित विभाजन कह दो या अनियमित वृद्धि कह दो। भाई अनियमित वृद्धि होने लग गई, अनियमित वृद्धि, यदि WBC की अनियमित वृद्धि, जिसे हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, होने लग जाए तो मनुष्य को क्या हो जाता है, मनुष्य को रक्त कैंसर, जिसे हम ल्यूकेमिया रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया हो जाता है। समझ में आई बात। अगर WBC की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाए, अनियमित वृद्धि होने लग जाए, तो अपने को एक रोग हो जाता है ल्यूकेमिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर बोलते हैं। तो ये अपने ने WBC के बारे में जानकारी ली है। कुछ और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि अपने को WBC से संबंधित पढ़ने हैं। RBC WBC का अनुपात क्या होता है, WBC कितने प्रकार की होती है। WBC को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। एक होता है कणिका में और एक होता है अकणिका में, कणिका युक्त अकणिका युक्त जिसे हम बोलते हैं। उनके भी तीन प्रकार के होते हैं, जो ग्रेनुलोसाइट होता है, ग्रेनुलोसाइट होता है, उसके भी तीन प्रकार के होते हैं, और जो ग्रेनुलोसाइट है उसके भी दो प्रकार होते हैं। तो कोशिकाओं के, किस कोशिकाओं के, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रकार देखेंगे, RBC WBC से संबंधित रेशियो देखेंगे, और इससे संबंधित और भी अच्छी बातें देखेंगे, पर कब, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से देखिए, वापस अच्छे से सीखिए, बढ़िया सी तैयारी कीजिए, अच्छी सी जॉब लगिए। जय हिंद, जय भारत।